31 जनवरी दिन रविवार शुक्ल पक्ष तृतीया तिथि को हिंदी वेबिनार में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हमारे जो शिक्षकगण हैं, मित्रगण हैं, मिहिर भोज पीजी कॉलेज के छात्र छात्राओं की ओर से आज के मुख्य अतिथि वक्ता जो हमारे हैं डॉक्टर विशंबर पांडे जी का हम सब हार्दिक स्वागत करते हैं, हार्दिक अभिनंदन करते हैं और कोटि कोटि सारे बच्चों की तरफ से उनको प्रणाम करते हैं। सर, अतिथि सत्कार बिना हर अरदास अधूरी होती है। अतिथि सत्कार बिना हर अरदास अधूरी होती है। अतिथि वो फरिश्ते हैं जिनके आने से हमारे बच्चों की और हमारी सबकी आस पूरी होती है। जैसा कि आप जानते हैं कि सर डॉक्टर विशंबर पांडे जी एसोसिएट प्रोफेसर हिंदी विभाग सनातन धर्म स्नातकोत्तर महाविद्यालय मुजफ्फरनगर में कार्यरत हैं। सर, आपने बीए ऑनर्स, एमए तथा एमफिल एवं पीएचडी की डिग्री विश्वविद्यालय से प्राप्त की है। ये गौरव की बात है कि ऐसे महान हस्ती का आगमन हमारे बीच हुआ है। सर, आपका शोध विषय प्रेमचंद्र और शरतचंद्र के उपन्यासों का तुलनात्मक अध्ययन है। आप शोध वैचारिक अनुसंधान पत्रिका के मुख्य संपादक भी हैं। जैसा कि आप जानते हैं, मिहिर भोज पीजी कॉलेज की वेबिनार श्रृंखला का आयोजन के अंतर्गत आज हिंदी विषय का वेबिनार को आयोजित किया जा रहा है, जिसका विषय है अरुण ये मधुमेह देश हमारा, जयशंकर प्रसाद। आप सभी परिचित होंगे कि 30 जनवरी 1989 को प्रसाद जी का जन्म हुआ था। इस अवसर पर हम उन्हें याद कर भावभीनी श्रद्धांजलि भी उन्हें देंगे। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, आप प्रारंभ करें। धन्यवाद मैडम, धन्यवाद मैडम। आपने परिचय तो कुछ इतना विस्तृत कर दिया कि अब जो कुछ कहूंगा वो सब थोड़ा पड़ेगा। फिर भी जो मेरे सुधीजन हैं, छात्र हैं और मेरे सहयोगी लोग हैं, उन सबको इस पावन पर्व की शुभकामनाएं। और चूंकि 30 जनवरी को जैसा कि हमारा पूर्व निर्धारित कार्यक्रम था, उसे एक दिन आगे बढ़ाना पड़ा, नहीं तो हम उनकी जन्म जयंती के दिन ये कार्यक्रम कर रहे होते। फिर भी अगला दिन सही। और आज दिन में कुछ क्षण तृतीया भी है और कुछ क्षण गणेश चतुर्थी का भी शुरू हो रहा है। जी सर। तो ऐसे संकट मोचन विघ्नहर्ता गणेश जी के इस तिथि को हम आज एक ऐसे अवसर के रूप में हम लोग ले रहे हैं जिससे पूरी दुनिया कहीं ना कहीं लाभान्वित होती रही है। और उस काव्य प्रेमी या साहित्य प्रेमियों के लिए जो हमेशा प्रेरणा स्रोत रहे हैं, ऐसे व्यक्ति जो जीवन भर किसी के लिए या सदियों तक किसी के लिए प्रेरणादायक बना रहे, ऐसे बहुत कम ही लोग साहित्य जगत में देखने को मिलते हैं। प्रसाद जी की जो साहित्यिक यात्रा है, तो साहित्यिक यात्रा द्विवेदी युग की क्रोड़ से शुरू होती है, जब कुछ हिंदी में कविताएं शुरू हो रही थी और कुछ खड़ी बोली स्वरूप ग्रहण कर रही थी, जिसमें अभी ब्रजभाषा अभी पूरी तरह से छूट नहीं पाई थी। प्रसाद जी के बारे में हम जितना भी पढ़ते हैं, चाहे वह उनकी प्रारंभिक रचना से लेकर के और अंतिम रचना तक, मैंने और गोस्वामी तक, एक वृद्ध, यौवन और बालक सभी तरह के व्यक्ति अपने लिए कोई न कोई आधार प्राप्त कर लेते हैं। चाहे वह सौंदर्य की भावना हो, चाहे वो उमंग की भावना हो, चाहे वो प्रेम की भावना हो, चाहे राष्ट्रोत्सर्ग की भावना हो। ये उनके प्रारंभिक कविता से लेकर के और अंतिम नाटक तक इसका हम कहीं ना कहीं प्रभाव देखते हैं और उससे प्रभावित भी होते हैं। ऐसी अद्भुत प्रतिभा प्रसाद जी में थी, शायद बहुत कम ही लोगों में होती है। जो बालक केवल 9-10 वर्ष की अवस्था में समस्या पूर्ति करने लग जाए, ऐसे बिरले ही साहित्यकार हिंदी में हुए जो इतनी उम्र में शुरू कर दें काव्य पाठ। अपने गुरु को जो पहली रचना एक समस्या पूर्ति उन्होंने प्रस्तुत की थी,
गुरु जी ने उनको आशीर्वाद दिया था कि आप महाकवि होंगे, और निश्चय ही ये एक बड़ी घर में पैदा हुआ व्यक्ति काव्य व्यापार में भी इतनी ऊंचाई तक गया जिसकी छाया में लोग आज भी शीतलता महसूस करते हैं। ऐसे व्यक्ति जिनसे कभी कोई ईर्ष्या भी करता हो उनकी काव्य रचना, उनकी साहित्य रचना से, लेकिन फिर बाद में वो महसूस करता है कि नहीं, ये व्यक्ति तो प्रेम करने के लिए है, इस व्यक्ति के तो सानिध्य में रह करके कुछ पाया जा सकता है, कुछ सीखा जा सकता है। ये व्यक्ति घृणा या इस पर तोहमत नहीं लगाई जा सकती। उनके समकालीन प्रेमचंद जी ने जब आवाज कभी कभी कट रही है, प्रसाद जी जब अपने ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य की तरफ लौटते हैं और नाटकों में जो इतिहास है उसका उल्लेख करते हैं, स्वर्णिम जीवन की तरफ देखने का प्रयास करते हैं और लोगों को दिखाने का प्रयास करते हैं, इस पर प्रेमचंद ने एक बार टिप्पणी कर दी थी कि नहीं, ये तो गड़े मुर्दे उखाड़ रहे हैं। गड़े मुर्दे उखाड़ना या अपने स्वर्णिम अतीत की तरफ लौटना, ये दोनों दो चीजें हैं, अलग हैं। गड़े मुर्दे तो किसी झगड़े के लिए उखाड़ी जाती है, किसी नकारात्मक पक्ष को दर्शाने के लिए उखाड़ी जाती है, लेकिन उसको यदि हम इस तरह से कहें कि वह स्वर्णिम अतीत एक मार्गदर्शन का काम करेगा, इसके लिए प्रसाद जी ने ऐसा किया। गड़े मुर्दे उखाड़ने की बात प्रेमचंद ने उनसे, चाहे साहित्यिक जलन रही हो या प्रतिस्पर्धा कह लीजिए, या शायद उस समय उनको इतिहास की तरफ लौटना गवारा न लगा होगा प्रेमचंद जी को, तो उन्होंने प्रसाद जी पर ये टिप्पणी की थी। और संयोग से कुछ दिनों बाद जब मिलना हुआ तो प्रेमचंद को ये एहसास हुआ कि शायद मैं बहुत बड़ी गलती कर बैठा। उन्होंने प्रसाद जी से क्षमा भी मांगी थी कि नहीं, मेरा उद्देश्य ये नहीं था। और प्रसाद जी चूंकि उदार हृदय थे, उन्होंने उनको इस तरह से कुछ हृदय पर न लेने की बात कही और कहा कि ये तो मैं तो भूल गया था वो सब चीजें। ये एक महान व्यक्तित्व जो अपनी टीका टिप्पणियों से दूर काव्य यात्रा की ऐसे पथ पर निकला था जिसमें कहीं शायद रुकना संभव नहीं था, और वो रुके भी नहीं, चलते रहे। एक थोड़ी सी जीवन यात्रा उनको मिली थी, बहुत लंबी तो नहीं मिल पाई। यह हिंदी साहित्य का दुर्योग है, हम लोगों का दुर्भाग्य है कि शायद भारतेंदु और प्रसाद को यदि ईश्वर थोड़ा लंबी उम्र दिया होता तो हम शायद कुछ और धनी होते। धनी तो बहुत हैं, लेकिन कुछ और धनी होते। यह धन धान्य केवल उनके अनथक काव्य यात्रा का परिणाम है, इसलिए वो कभी रुके नहीं। वो अपने जीवन का जो पाथेय है उसको प्राप्त करने के लिए चलते रहे। लिखा भी है उन्होंने कि इस पथ का उद्देश्य नहीं है श्रांत भवन में टिक रहना, किंतु पहुंचना उस सीमा तक जिसके आगे राह नहीं। ये जिसके आगे राह नहीं अर्थात काव्य यात्रा की उस ऊंचाई तक अपने आप को ले जाने की भावना है कि शायद जिसके आगे लोग कुछ कहने, कुछ सुनने या कुछ गुनने को अंतिम माने, इसके आगे कुछ शायद संभव नहीं है। लेकिन प्रसाद जी वास्तव में जिस ऊंचाई तक पहुंचे हैं उसकी गूंज आज भी साहित्य जगत में बनी हुई है और सदियों तक बनी रही है। कलाकार ऐसे ही होते हैं। कला का उद्देश्य ही कुछ ऐसा है जो सबको समेकित रूप में एक आशा का संचार करता चलता है। साहित्य अपने आप में उन सारे बिंदुओं को, उन कटु और तिक्त अनुभवों को अपने आप में पचाते हुए जो श्रोतागण है, जो पाठकगण है, जो सहृदय है, उसके सामने एक ऐसा वातावरण, एक ऐसा दृश्य, एक ऐसा समाज रखने का प्रयत्न करता है वह, कि जो सबके लिए कहीं ना कहीं उसके जीवन को सुंदर और सौंदर्य से परिपूर्ण करते हैं। प्रसाद जी की यात्रा ऐसे ही सुंदर और सौंदर्य से परिपूर्ण है। और ये
जो काव्य यात्रा है वो द्विवेदी युग के बाद जो प्रारंभ हुई, जिसका नाम हम लोग सभी लोग छायावाद के रूप में पढ़ते हैं। ये छायावाद के जो जो चतुष्टयी है, उसमें यदि किसी का ज्यादा अवदान कहें तो वो प्रसाद जी का ही है। वैसे तो निराला को हम लोग सभी रामविलास शर्मा के माध्यम से या अन्य केवल किसी के माध्यम कह लेने से मात्र उनका अवदान कम नहीं रहता। निराला अपने आप में निराले हैं, लेकिन प्रसाद जी का जो अवदान है वो चतुर्दिक है। चतुर्दिक से अभिप्राय मतलब साहित्य की जो उस समय की प्रचलित विधाएं थी, चाहे काव्य हो, नाटक हो, उपन्यास हो, कहानी हो, सब में उन्होंने एक ऐसा मील का पत्थर साबित किया रचनाओं को प्रस्तुत करके, जिसके आगे एक नया युग प्रारंभ होता है। निराला युग कभी पंत युग कवि या महादेवी युग कवि नहीं कहते, प्रसाद युग अवश्य कहते हैं। एक युग जिसके नाम पर चल पड़े, या एक युग की सारी साहित्यिक विशेषताओं को जिसके नाम से, जिसके अवदान से जाना जाए, वो निश्चय ही कितना महान व्यक्ति रहा होगा, इसको हम उनके साहित्य में देखते और पढ़ते हैं। छायावादी संस्कार प्रसाद जी में अन्यों की अपेक्षा, अन्यों से जब कहते हैं तो उनके 3 सहयोगी साथियों और फुटकल अन्य छायावादी कवियों से है, अन्यों की अपेक्षा बहुत गुरुतर है या बहुत बृहत है। ये उन पर आरोप भी लगाया जाता है कि वो कभी कभी पलायनवादी बातें भी करते हैं। जैसे उनके लहर में वो कविता है कि ले चल मुझे बुलावा देकर मेरे नाविक धीरे धीरे। ये बुलावा देकर के नाविक से जो निवेदन है ले जाने की, वो इस समाज में व्याप्त जो विशृंखलता है, उथल पुथल है, ऊंच नीच है, उससे अलग ले जाने की बात है। अनिरुद्ध कुमार जी जुड़ गए हैं हमारे साथ। ये विशृंखलता समाज को संयमित करने से हमेशा रोकती है, और मनुष्य का विकास या मनुष्यता का विकास तभी संभव है जब यह विशृंखलता समाप्त हो, समरसता आए। और इस समरसता के लिए उन्होंने अपने काव्य यात्रा में निरंतर प्रयास किया है, चाहे वह प्रारंभिक रचना हो या अंतिम रचना। उनकी प्रारंभिक रचनाओं में करुणालय से लेकर के और कामायनी तक यह प्रयास हमेशा दिखाई देता है कि किस तरह से प्रत्येक व्यक्ति में, समाज के प्रत्येक वर्ग में, या व्यक्तियों के अपने कुटुंब में, कुटुंब के अपने परिवार में किस तरह से समानता हो, साम्य हो, सौहार्द हो, इसकी तड़प या इसकी ललक उनके प्रत्येक रचना में मिलती है। प्रत्येक रचना से मतलब उनकी प्रारंभिक रचना से लेकर के अंतिम रचना तक। यदि हम नाटक के क्षेत्र में उनकी अंतिम रचना ध्रुव स्वामी के लिए उनको लेते हैं, तो वहाँ भी किस तरह से व्यक्ति और उसका स्वत्व कायम रहे, एक स्त्री या पुरुष किस तरह से एक दूसरे पर हावी न होकर के एक दूसरे के सहयोगी बने, सभी की अंतर्मन की दशा एक दूसरे के अंतर्मन की दशा से साम्य की स्थिति में हो, किसी पर आधिपत्य जमाने या किसी का आधिपत्य स्वीकार करने की स्थिति में कोई ना हो, ऐसी स्थिति की कल्पना चाहे वो कामायनी महाकाव्य हो और चाहे अंतिम नाटक उनका ध्रुव स्वामी या प्रारंभिक काव्य यात्रा का जो प्रथम चरण है उनका चित्राधार, वहां से एक व्यक्ति ऐसे सपाट जीवन की परिकल्पना नहीं कर सकता। उसमें बहुत सारे उतार चढ़ाव आते हैं, लेकिन प्रसाद जी अपने जीवन के उतार चढ़ावों के बावजूद भी साहित्य जगत को एक ऐसे धरातल पर ले आते हैं जिसमें सभी लोग समतल
समरस या है कि एक भाव में होकर के रहने सोचने के लिए विवश हों, और ऐसे सार्थक जीवन की परिकल्पना उन्होंने अपने काव्य के माध्यम से की। उनका एक नाटक है कामना। कामना में जिस प्रकार से आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने चिंतामणि में मनोवेगों को लेकर के निबंध लिखे, वैसे ही एक प्रयोग प्रसाद जी ने कामना नाटक में किया। कामना नाटक के पात्र सारे जो हमारी अंतर्मन की दशाएं हैं, भावनाएं हैं, उन भावनाओं को उन्होंने काव्य नाटक के उस पात्र के रूप में प्रस्तुत किया। जैसे उस कामना नाटक में जो पात्र रखे गए हैं वो है विनोद, संतोष, विश्वास, विवेक, लालसा, लीला, कामना, ये सब जो अंतर्मन की भावनाएं हैं, प्रसाद ने इन भावनाओं को एक मानवीय रूप प्रदान कर एक नाटक लिखा। और इस नाटक में एक जगह विवेक के माध्यम से कहलवाते हैं, उसको कहलवाते हैं क्या कि उस दिन की प्रतीक्षा में कठोर तपस्या करनी होगी जिस दिन ईश्वर और मनुष्य, राजा और प्रजा, शासितों और शासकों का भेद विलीन होकर विराट विश्व, जाति और वर्णों से स्वच्छ होकर एक मधुर मिलन क्रीड़ा का अभिनय करेगा। अभिप्राय यह है कि समतामूलक समाज की परिकल्पना लगभग सभी साहित्यकार करते हैं, लेकिन जिस समतामूलक समाज की परिकल्पना प्रसाद जी प्रारंभ से लेकर के चले थे, अर्थात कामना नाटक से, और अपनी काव्य यात्रा में चित्राधार या कानन कुसुम या कहेंगे करुणालय, उस सबकी प्रवृत्तियां आगे वो अग्रसर करते रहे, उसको और भी पल्लवित पुष्पित करते रहे, और उसका उत्कर्ष जाकर के कामायनी में दिखाई देता है। ऐसे भारत और ऐसे भारतीयों के लिए वह हमेशा प्रयत्नशील रहे, जिस भारत के लिए मतलब कहें कि पुराणों में भी इस भारत भूमि की ऐसी चर्चा है जो अन्यत्र कहीं नहीं है। ये उमर खयाम की रुबाइयों में कश्मीर का जिक्र आता है कि यदि जन्नत कहीं है तो यही है। तो ये जन्नत केवल कश्मीर में नहीं, ये पूरे भारत में है, और इस जन्नत को देखने का काम केवल ये आधुनिक कवियों का ही दायित्व नहीं रहा। ये प्राचीन ग्रंथों में भी हमारे इस उन्नत भारत या स्वर्गीय भारत की परिकल्पना, जिसके मस्तक पर हिमालय विराजमान है, जिसके चरणों में समुद्र लौटता है, ऐसी परिकल्पना विष्णु पुराण में प्रस्तुत की गई है, जिसमें लिखा गया है कि उत्तरम यत् समुद्रस्य हिमाद्रश्चैव दक्षिणम वर्षम तद भारतम नाम भारती यत्र संतति। अर्थात जिसके उत्तर में हिमालय से लेकर के और दक्षिण में समुद्र तक जो फैला हुआ विस्तार है, ये पूरा भारतवर्ष है, और इसके जो रहने वाले हैं वो भारतीय हैं। ये भारतीय चूंकि मेघ के समान कुछ देर के लिए हमारे यहाँ, कुछ देर क्या कहिए ठीक ठाक देर के लिए आक्रांता आए और हम आक्रांतित हुए। एक ऐसे देश को जिसको सोने की चिड़िया कहा जाता हो, जहाँ स्वर्ग का वास माना जाता हो, ऐसे देश को यदि कोई पद दलित करता है तो निश्चय ही जो स्वाभिमानी होगा, जो अपने देश पर मर मिटने की इच्छा रखता होगा, उसके लिए यह दुसही है। और यह दुसही वेदना कवियों ने अपने अपने स्तरों से व्यक्त की। उन्होंने द्विवेदी युग के कवि गुप्त जी ने लिखा भी है कि जिसको न निज गौरव न निज देश का अभिमान है, वर नर नहीं नर पशु समान है और मृतक समान। ये जो भी नर पशु नहीं है,
जो मृतक नहीं है, जिसके अंदर चेतना है, वह इस ऐसे स्वर्गीय भारत की तस्वीर बिगड़ते हुए, इसको आक्रांतित होते हुए, इसको लूटते पिटते देखते हुए अवश्य ही क्रंदित होगा। प्रसाद जी के समय की जो परिस्थिति है वैसे ही समय की है, जब सभी लोग देख रहे थे कि चारों तरफ लूट मार, अंग्रेजों का शासन ये वो चल रहा है। उस लूट मार और जो मानवता कहीं न कहीं क्रंदित हो रही थी, उसकी तरफ प्रसाद जी बार बार पाठकों का, अपने श्रोताओं का या अपने सहृदयों का ध्यान आकर्षित करते रहे। वो कहानी, काव्य या नाटक या उपन्यास, वे ये प्रयास करते रहे कि भारत के लोग अपने गौरव को पहचाने और उस गौरव के माध्यम से एक स्वर्णिम भारत का निर्माण करने, जो कहीं न कहीं जिसका श्रीहत हुआ है। और श्रीहत करने वाले कौन थे, ये सबको पता है। हम भली बात परिचित हैं कि ये श्रीहत करने वाले कुछ आक्रांता बाहर से आए और इस मस्तक पर कुछ कालिक लगाने का प्रयत्न किया, लेकिन हमारा भाल इतना लंबा चौड़ा, इतना विस्तृत है कि जिसपे उनकी कालिमा का कोई असर हुआ नहीं। हुआ इसलिए नहीं कि हमने उनको भी अपने रंग में रंग लिया, वे भी हमारे रंग में रंग करके हम जैसे ही हो गए। आज जो हमारी विविध संस्कृति दिखाई देती है, जिसको हम गंगा जमुनी तहजीब कहते हैं, वो उसी अपने रंग में रंग लेने का ही परिणाम है। हम भारतीयों की ये विशेषता रही है कि जो कुछ भी आए हमारे पास, वो सबको हमारे अपने रंग में रंग करके भेजते हैं। कोई अतिथि भी आता है तो उसका इस तरह से सत्कार करते हैं कि वो कुछ देर तक तो भूल ही जाता है कि मैं इस घर का, इस प्रांत का, इस देश का वासी नहीं। तो ये हमारी विशेषता है और इस विशेषता को प्रसाद जी ने अपने नाटकों के माध्यम से बखूबी प्रस्तुत किया है। जब चंद्रगुप्त नाटक में कार्नेलिया ये कहती है कि अरुणिया मधुमय देश हमारा, तो ये जिस मधुमय देश की परिकल्पना हमारे पुराणों में देखी गई है और जो मधुमय देश हमारा रहा है, उसको कोई भी बाहर से आने वाला व्यक्ति उससे प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकता। प्रसाद जी जब रचना चंद्रगुप्त नाटक में ये है कि अरुणियः मधुमय देश हमारा, जहां पहुंच अनजान क्षितिज को मिलता एक सहारा, तो ये केवल प्रसाद जी नहीं लिख रहे थे, उनसे पहले भी ये सब परिपाटी चल पड़ी थी। और चल इसलिए पड़ी थी कि कहीं ना कहीं हम नर पशु नहीं है, हम मृतक नहीं है, हम में वो चेतना है, हम में वह जागृति है कि हम हैं और हमारा देश है, और इस देश की जो विराट संस्कृति है वह इस रूप में है कि हम किसी को अपना लेते हैं। मैथिली शरण गुप्त बहुत पहले अपनी कविता में लिखते हैं कि नीलांबर परिधान हरित पट पर सुंदर है, चंद्र सूर्ययुत मुकुट मेखला रत्नाकर है, नदियां प्रेम प्रवाह फूल तारे मंडन है, बंदी जन खगबिंद शेष फन सिंहासन है, करते अभिषेक पयोद हैं बलिहारी उस देश की, हे मातृभूमि तू सत्य ही सगुण मूर्ति सर्वेश। इस मातृभूमि की वंदना में अनेक कवियों ने अपने आहुति दी, काव्य यात्रा के माध्यम से, प्राण के माध्यम से, या धन जन, जिस तरह से जिसको बन पड़ा उसने सब अपने मातृभूमि के लिए थे।
न्यौछावर होगा, कोई धन से, कोई जन से, कोई मन से। और हमारे छायावादी या राष्ट्रीय सांस्कृतिक धारा के कवियों ने तो जो समर्पित किया, जो उद्बोधन दिया, वह किसी के धन, जन और मन से ज्यादा महत्वपूर्ण लगता है। क्योंकि अपने आप में हम कितने भी बलशाली हों, यदि 10 लोगों के बल को यदि उभार पाए, उनको उत्प्रेरित कर पाए, तो ये बहुत बड़ा उद्देश्य साधने में सिद्ध होता है। गुप्त जी या द्विवेदी युगीन कवियों की यह जो प्रयास है, वह आगे जाकर प्रसाद जी में फलीभूत होता है। जब वो कार्नेलिया का, जैसे मैंने जिक्र किया, कि वो कहती है कि अरुण यह मधुमय देश हमारा, जहाँ पहुँच अनजान क्षितिज को मिलता एक सहारा, सरस ताम रस गर्भ विभा पर नाच रही तरु शिखा मनोहर, छिटका जीवन हरियाली पर मंगल कुमकुम सर। ये मंगल भावना और ये कुमकुम की स्थिति, ये केवल भारतीय और भारतीयता की पहचान है। जिसके लघु सुरधन से पंख पसारे, शीतल मलय समीर सहारे, उड़ते खग जिस ओर मुँह किए, समझ नीड़ निज प्यारा। यहाँ जो भी आता है वो इसे अपना ही घर समझने लगता है। ये प्रसाद की जो भावना है, जो परिकल्पना है, वह केवल प्रसाद ही नहीं, उनकी पूरी परंपरा जो बोल रही है, और आगे आने वाला अनागत भी बोल रहा है। क्योंकि हम केवल प्रसाद युग में ऐसा नहीं कर पाए कि हम केवल किसी को अपना लें, हम अपनाते बहुत सदियों पुराने से चले आ रहे हैं। ये हमारी परंपरा, ये हमारा वैशिष्ट है, जिसमें वसुधैव कुटुंबकम की योग्यता हम लोग सभी लोग रखते हैं। यही नहीं, बरसाते आंखों के बादल बनते जहां भरे करुणाजल, लहरें टकराती अनंत का पाकर जहां किनारा। जो अनंत की लहरें हैं, कहीं अन्यत्र से भी आया हुआ व्यक्ति है, वहां यहाँ आश्रय पा जाता है, किनारा पा जाता है। ऐसे मधुमेह देश की परिकल्पना कई लोग प्रसाद जी को, मैंने जैसा पीछे जिक्र किया कि उनको नॉस्टैल्जिक भी मानते हैं, या कहते हैं कि पलायनवादी है। कल्पना का काम ही है आदर्श की स्थिति की कल्पना करना। कल्पना कभी करती भी है कहीं तो 1% की वो नेगेटिव चीजें सोचती हो। कल्पना तो हमेशा सुखद होती है, और सुखद की परिकल्पना उस आदर्श की परिकल्पना है जिसका संकेत प्रसाद जी ने कार्नेलिया के माध्यम से दिया है। यही नहीं, अपने देश की विशिष्टता का बखान प्रत्येक देश का कवि माधव प्रसाद सप्रे की एक कहानी है, एक टोकरी भर मिट्टी। उसको पढ़ेंगे तो लगता है कि वो जो एक झोपड़ी में जो वृद्ध रहता है, वह वही उसका देश है, और उस देश की मिट्टी इतनी महत्वपूर्ण है, इतनी भारी है कि उसे कोई उठा करके नहीं ले जा सकता। तो प्रत्येक व्यक्ति उस मिट्टी से बंधा हुआ है, उस देश से बंधा हुआ है। और ऐसे देश के स्वर्णिम भविष्य की परिकल्पना, उसकी नदी सरोवरों को देख करके प्रफुल्लित होने की परिकल्पना प्रत्येक साहित्यकार करता है। प्रसाद जी में यह भाव कुछ ज्यादा ही, इसलिए शायद जब बार बार वो पीछे मुड़ते हैं अपने अतीत की तरफ, तो प्रेमचंद जैसे बड़े साहित्यकार भी उनको बड़े मुर्दे उखाड़ने वाले साहित्यकार के रूप में देखने का असफल प्रयास करते हैं। प्रसाद जी स्कंद गुप्त में भी इस भारत या भारतीयता की जो परिकल्पना है उसको दिखाते हुए लिखते हैं कि हिमालय के आंगन में उसे प्रथम किरणों का दे उपहार, उषा ने हंस अभिनंदन किया और पहनाया हीरक हार। जगे हम लगे जगाने विश्व, लोक में फैला कर फिर आलोक, व्योमतम पुंज हुआ तब नष्ट अखिल संसृत, हो उठी अशोक। विमल वाणी ने वीणा ली कमल कोमल,
कर्मे सप्रीत सप्त स्वर सप्त सिंधु में उठे, छिड़ा तब मधुर साम संगीत। हमी ने दिया शांति संदेश, सुखी होते देख आनंद। विजय केवल लोहे की नहीं, धर्म की रही धरा पर धूप। भिक्षु होकर रहते सम्राट तक, दया दिखलाते घर घर घूम। यवन को दिया दया का दान, चीन को मिली धर्म की दृष्टि। मिला था स्वर्ण भूमि को रत्न, सील की सिंहल को भी सृष्टि। किसी का हमने छीना नहीं, प्रकृति का रहा पालना। यही हमारी जन्मभूमि थी, यही कहीं से आए थे हम नहीं। हम कहीं से आए नहीं, जो भी हमारे यहाँ आया उसको आश्रय देने का कार्य हम लोगों ने किया है। और ये आश्रय देने का कार्य केवल हिंदी साहित्य ने किया हो, ये कहना कुछ ज्यादा ही अत्युक्ति होगी। हालांकि जिसका पठन पाठन अन्य साहित्य की तरफ है, चाहे भारतीय साहित्य हो या पाश्चात्य साहित्य हो, वहाँ के कवियों ने भी ऐसी परिकल्पना की है, लेकिन प्रसाद जी की जैसी विशद परिकल्पना है वैसा अन्यत्र नहीं मिलता। इसीलिए हजारी प्रसाद द्विवेदी ने उनके बारे में लिखा है, प्रसाद ने यद्यपि प्राचीन गौरव का अध्ययन और मनन अधिक किया था, किंतु उन्होंने अपने समस्त अध्ययन को मनुष्य की दृष्टि से देखने का प्रयत्न किया। अध्ययन के लिए नहीं, मनुष्य के उद्धार और उन्नयन के लिए। ये मानवता की रक्षा का जो स्वर प्रसाद जी के साहित्य में मिलता है, वह उनकी पीढ़ी के बाद के रचनाकारों में कुछ प्रगतिवाद के अंधड़ में बह गए, कुछ प्रयोगवाद की प्रयोगशीलता में गड़बड़ हो गए, कुछ नई कविता की अतार्किक पद्धतियों में बिला गए, खो गए। लेकिन फिर भी वह अंतरधारा कहीं ना कहीं खोई ही बेशक हो अभी भी विद्यमान है, जिसकी परिकल्पना प्रसाद जी ने अपने नाटकों में और अपने महाकाव्य में की है। सौंदर्य, जब हम अरुणिया मधुमय देश कहते हैं तो मधुमय केवल मधुर की स्मृतियां ही नहीं है। उस मधुमय में उस देश की सारी अच्छी बुरी, ऊंच नीच, सारी संस्कृतियों का सम्मिलन एक पूंजीभूत होकर के एक ऐसे रस में परिणत होता है जो भारतीयों का जीवन रस जिसको कह सकते हैं, तो सबको खपा करके, सबको पचा करके एक ऐसे जीवन रस को प्रस्तुत करता है जिसमें जैसा स्वाद आप लेना चाहें, जिस तरह की मनोवृत्ति हो, जैसा तुलसीदास ने लिखा है कि जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति देखी तिन तैसी। जिसकी जैसी भावना हो वैसा इस साहित्य जगत में, खासकर प्रसाद के साहित्य में प्राप्त कर सकता है। प्रेमी को प्रेमी के रूप में वहां मिलेगा, किसी उत्साही को उत्साह मिलेगा, वीर पुरुष को वीरता का प्रदर्शन देखने को मिलेगा। इसमें कामी को काम भावना का भी जिक्र प्रसाद जी ने किया है, और जो जीवन को उत्सर्ग मातृभूमि के लिए कर देते हैं। प्रसाद की गुंडा कहानी में आप लोग शायद बीए स्तर पर पढ़े हो, किस प्रकार नाम से गुंडा कहलाने वाले व्यक्ति चित्त से एक प्रेमी भी है और हृदय से वीर पुरुष भी। तो ये सारी भावनाओं का एक जगह पूंजीभूत सम्मिलन हम प्रसाद जी के काव्य में या उनकी साहित्य यात्रा में हम देखते हैं। तो ये अरुणीय मधुमय देश हमारा जो आज हमारा इस वक्तव्य का टॉपिक है, इस की अरुणता, अरुण
साहित्य के क्षेत्र में अरुण सौंदर्य जो बोलते हैं। अरुण का मतलब लाल, लाल का मतलब राग, राग का मतलब सौंदर्य। ये अरुण, लाल, राग, सौंदर्य, ये पूरे प्रसाद जी के साहित्य में छिटका पड़ा है। इसको केवल देखने की दृष्टि भर चाहिए, कहाँ किस रूप में, कहाँ किस रूप में, कहाँ कहाँ नहीं विराजमान है, यहाँ डूडियमान मिल जाएगा। प्रसाद जी जैसा कवि शायद हम सभी जो इस समय जुड़े हुए हैं, जो प्रसाद जी पर परिचर्चा में भाग ले रहे हैं, उनमें से शायद ही किसी ने बिजली के फूल की परिकल्पना सुनी होगी। प्रसाद जी जब कामायनी में लिखते हैं कि नील परिधान बीच सुकुमार, खिल रहा मृदुल अधखुला अंग, खिला हो ज्यों बिजली का फूल, मेघ वन बीच गुलाबी रंग। तो ये बिजली के फूल खिलने की परिकल्पना केवल भारतीय साहित्य में, और वो भी हिंदी साहित्य में प्रसाद जी द्वारा संभव। हालांकि मैं ज़्यादा बड़बोलेपन में नहीं, मैं ये कहूँ कि मुझे ज्ञान नहीं है कि बांग्ला साहित्य चूँकि समृद्ध रहा है तो उसमें किस तरह की काव्य यात्रा रही है, किस तरह की उपमान योजना रही है। कन्नड़ साहित्य हो या मराठी साहित्य हो, ये हम लोगों के परिक्षेत्र से बाहर की चीज़ें हैं, लेकिन जो हमारा है उस पर हम इतना है कि हम गर्व कर सकते हैं, और गर्व के साथ ये कह सकते हैं कि शायद अन्यत्र कहीं नहीं है। ये बिजली के फूल की परिकल्पना शायद प्रसाद जी के अलावा अन्य किसी कवि में नहीं मिलती। वे तो बिजली को ये भी कहते हैं कि तुम चंद्रिका पर्व में स्नान करके आई हो, जैसे चंचला स्नान करे कर आवे चंद्रिका पर्व में जैसी, उस पावन तन की शोभा आलोक मधुर थी ऐसी। चंचला के स्नान करने बिजली के फूल, यह जो सौंदर्य की परिकल्पना है ये प्रसाद जी में है, और यही सौंदर्य इस देश की अरुण आभा है, ये मधुमेहता है इस देश की। ये हम बिजली में भी फूल की परिकल्पना कर लेते हैं, चंचला को भी स्नान करा लेते हैं, ये प्रसाद जी के द्वारा संभव है। कामायनी में अनेक जगह इस भारत देश, इस महान देश की मधुमेह स्वरूप की चर्चा आई है, और प्रसाद जी की ये जो मधुमेह चर्चा है, ये जो सौंदर्य भावना है, ये केवल भारतीय या भारतीयता तक ही सीमित नहीं है, यह विश्व मानवता को अपने आप में समेटे हुए है। जब ये लिखते हैं कामायनी में कि यह नीड़ मनोहर कृतियों का यह विश्वकर्म रंगस्थल है परंपरा लग रही यहाँ, ठहरा जिसमें जितना बल है। ये विश्वकर्म स्थल, विश्व का कर्म स्थल है। कहीं से कोई आए जो यहाँ इस रंगमंच पर आकर के ठहरता है, अपना कर्म करता है, चला जाता है, लेकिन पूरे विश्व में यही एक धरती है जो सबका आदर सत्कार करती है, सबको अपनाती है, और सबको मान सम्मान सहित अपने में रचा बसा देती है। ये वसुधैव कुटुंबकम की परंपरा हमारे साहित्य की एक अमूल्य देन है। इस देन को आज भी हम उसी रूप में स्वीकार करते हैं, आज भी हम उसी रूप में लेते हैं। यह प्रकृति परम रमणीय अखिल ऐश्वर्य भरी, शोधक विहीन तुम उसका पटल खोलने में परिकर कसकर बनो कर्मलीन, सबका नियमन शासन करते बस बढ़ा चलो अपनी क्षमता, तुम ही इसके निर्णायक हो कहीं विषमता या समता। जहाँ कहीं भी विषमता और समता प्रसाद साहित्य में दिखाई देती है या समाज में दिखाई देती है, वो प्रसाद जी ने उन ऐसे पात्रों की परिकल्पना की है जो हमेशा समरस करने की बात, समरस रहने की बात या साम्य भाव पैदा करने की बात करते हैं।
ये साहित्य की अपनी एक, हालांकि हम जब प्रगतिवादी साहित्य में देखते हैं तो वहाँ केवल हुंकार की बात होती है, वहाँ चढ़ाई की बात होती है, वहाँ लड़ाई की बात होती है। हालांकि वो भी जीवन का एक पक्ष है कि किसानों को मिलता दूध भात वाला स्थिति जब आ जाए तो निश्चय ही क्रांति की ज्वाला भड़कनी चाहिए, लेकिन वो स्थिति ही क्यों आए? प्रसाद जी के यहाँ ऐसी परिकल्पना ही है। प्रसाद जी के यहाँ तो परिकल्पना है कि सब लोग समरस रहें, सब लोग एक भाव में रहें, जो जिसको जितना मिला है उतने में खुश रहे और उससे बेहतर की परिकल्पना में वो व्यक्ति रहते हुए भी समाज के लिए कुछ कर सकता है, ऐसी परिकल्पना प्रसाद जी के साहित्य में मिलती है। उनका एक उपन्यास है तितली, उसमें एक पात्र कहता है कि भारतीय आत्मवाद के मूल में व्यक्तिवाद है। अब ये आत्मवाद और व्यक्तिवाद चूंकि दार्शनिक शब्दावलियां हैं, लेकिन इस व्यक्ति को, जैसे हम लोग स्वयं एक व्यक्ति हैं, यह व्यक्ति किस प्रकार से आत्मवाद की तरफ अग्रसरित होगा, आत्मवाद की तरफ जाएगा, ये प्रसाद की काव्य यात्रा में जगह जगह है कि व्यक्ति समूह में है और समूह व्यक्ति में है। प्रसाद के लिए कामायनी की जो रचना है, श्रद्धा और मन की जो उनकी परिकल्पना है या जो खोज है, वह पूरी मानवता, एक व्यक्ति पूरी मानवता का प्रतीक बनकर के आया है। श्रद्धा उस पूरी नारी जाति की प्रतीक है, उस सृष्टि की प्रतीक है जो पल्लवन और पुष्पन करती है, सृष्टि को नया स्वरूप और आकार देती है, और उसका सहयोगी वह मनुष्य, वह मनु, जो उसके हर एक सत्कार्यों में सहयोग करता है। तो प्रसाद अच्छे और बुरे, ऊबड़ खाबड़ जीवन जो भी है, उस सबका समतल होना, समरस होना हमेशा अपने काव्य यात्रा में, हर एक कामायनी की ही बात करें तो कामायनी के प्रत्येक सर्ग में इस तरह के छंद मिल जाएंगे। हिंदी साहित्य के एक बड़े, या कहिए कि जायसी के अच्छे शोधकर्ता या पाठक डॉक्टर विजय देवर नारायण शाही रहे हैं। उन्होंने भी प्रसाद के कृतित्व को यह कहते हुए सराहना की है कि प्रसाद जी ने छायावादी युग में जो संभव हो सकता था, जो भेद चल रहा था, उस भेद को मिटाने का भरसक प्रयास किया। वे लिखते हैं कि प्रसाद ही क्यों, सारे छायावादी युग की कोशिश इन दोनों भेदों अर्थात आदर्श और यथार्थ, ये आदर्श और यथार्थ अलग अलग नहीं है, एक दूसरे से चिपका हुआ है, सिक्के के दो पहलू हैं। यदि यथार्थ है तो वो किसी न किसी समय आदर्श रहा है, और जो हमारा आदर्श बनेगा या है वो किसी न किसी के लिए यथार्थ स्थिति उसकी आएगी। तो ये दोनों का समन्वय प्रसाद साहित्य में मिलता है। कला का यही काम है, कला जहाँ भी है, जिस रूप में भी है, चाहे वो ललित कला हो, संगीत कला हो, कला के जो विविध रूप हम मानते हैं, कला का काम ही ये कि वो संतुलन करे, संयोजन करे। और जब तक कला में संयोजन और संतुलन नहीं होगा, कलाकृति उत्कृष्ट नहीं होती। और जब उत्कृष्ट कलाकृति हो जाती है तो वो अपने आप में एक ऐसी चीज होती है जो सबको सम्मोहित करती है। इस कला के लिए लोंजाइनस ने कहा है कि वास्तव में महान रचना वही है जो बार बार कसौटी पर कसे जाने पर भी सदा खरी उतरे, जिससे प्रभावित न होना कठिन ही नहीं लगभग असंभव हो जाए, और जिसकी स्मृति इतनी प्रबल हो और गहरी हो कि मिटाए न बने। प्रसाद की रचना में ये जिस मधुमेह देश की परिकल्पना है, और मधुमेह देश की परिकल्पना उनकी प्रत्येक कलाकृति, प्रत्येक रचना में मिलती है, और सारी रचनाएं एक तरह से उत्कृष्टता का मानक पैदा करती हैं, मानक प्रस्तुत करती हैं।
निर्मल वर्मा की एक पुस्तक है कला का जोखिम, उसमें लिखते हैं कि कोई भी कलाकृति अपने कला के उदात्तम क्षणों में मिथक होने का स्वप्न देखती है, ऐसा स्वप्न जिसमें व्यक्ति और समूह का भेद मिट जाए। याद कीजिए प्रसाद की कामायनी की अंतिम लाइनें, जिसमें वो सब भेदभाव भुलाकर एक होने की बात करते हैं। तो ये कला के उदात्तम क्षण हैं जो प्रसाद के साहित्य में हमें मिलते हैं। कला का एक और काम हमेशा है कि वो हमेशा आपको किसी न किसी दृष्टि से देखने पर नई लगेगी। क्षणे क्षणे यन्नवतामुपैति तदैव रूपम रमणीयताया। प्रसाद की किसी भी रचना को आप जितनी बार देखिए, जितनी बार पढ़िए, कुछ नया मिलता है, और यही उसकी आभा है, यही उसका महत्व है, यही उसकी अरुणता है। सूर्य रोज निकलता है, लेकिन प्रत्येक दिन उसकी आभा, उसकी किरणें, नई रश्मियां, नए आलोक से इस जीवन को भर देती है। ऐसे ही प्रसिद्ध कलाकृति या मानक जो कृतियां होती हैं, ऐसे ही जीवन को आलोकित करते हैं। प्रसाद की रचनाएं, मैं उनकी प्रारंभिक रचनाओं की तरफ आपका ध्यान फिर से आकर्षित करना चाहूँगा। अभी हमारे पास समय है कुछ और चर्चा करने लायक, जिसको मैं, उनकी रचना है करुणालय। करुणालय में वो वैदिक कालीन सुना सेब के आख्यान को लेकर अपनी कथा वस्तु को आगे बढ़ाते हैं, जिसमें यज्ञ के अंतर्गत दी जाने वाली बलि, हिंसा की क्रूर प्रवृत्ति, आसुरी क्रियाकलापों को दिखाया गया है, पर उसका निषेध किया गया है। ये भारतीयता की पहचान रही ही नहीं कभी। ठीक है कि कुछ तांत्रिक क्रियाओं या कुछ ऐसे कृत्य मिलते हैं हमारे साहित्य में जिसमें बलि की का एक स्वरूप हम कामायनी में भी देखते हैं, जहाँ अपने पितरों को खुश करने के लिए, उनको समर्पित करने के लिए कुछ दिया जाता है। बलि की परंपरा या हिंसा की प्रवृत्ति हमारी मूल प्रवृत्ति या साहित्य की जातीय प्रवृत्ति नहीं रही है। साहित्य की जातीय प्रवृत्ति रही एक में एक होकर के रहना, संपूर्ण मनुष्य को एक साथ लेकर के चलना। और ये केवल भारतीय नहीं है, केवल हिंदी नहीं, सभी कलाओं की ये प्रवृत्ति है कि वो एक ऐसे समन्वय की चेष्टा करती हैं जिसमें सभी लोग एक समान, एक धरातल पर आकर के मानवीय हो, मानव बने, और मानव बनना ही साहित्य का परम उद्देश्य है। अर्नस्ट फिशर की एक किताब है कला की जरूरत, नेसेसिटी ऑफ आर्ट। सर एक चीज मैं ऐड करना चाहूंगी कि बच्चों का जरा ध्यान, खूब बेटा ध्यान से सुनो, क्योंकि ये सारे क्वेश्चंस इनके कभी भी कोई एग्जाम देंगे सर, आपके एक एक पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब कि हाँ, मतलब कि ध्यान दे। तो ये मैं तो देख रही हूँ ना कि सर हर एग्जाम में जो आप बता रहे हैं कि इस जो है कविता का, कहानी का मूल में क्या है, भाव क्या है, तो ये सब चीजें इनको सुनने का बहुत ध्यान से सुनिए बेटा, बहुत बढ़िया सर दे रहे हैं। सर आपसे निवेदन है कि हमारे कॉलेज में एक बार आके प्रत्यक्ष रूप से हमारे बच्चों को अपना आशीर्वाद दीजिए। कभी ये मैं तो जी सर, अभिलाषा है मेरे अंदर। जी सर। मैं कभी, क्योंकि मैं मध्यकालीन कविता का पाठक हूँ, वो ज्यादा मुझे प्रभावित करती है, और उसमें भी जायसी मेरे प्रिय कवि हैं, उनको मैं बड़े मनोयोग से पढ़ने का प्रयत्न करता हूँ। गुरु डॉक्टर नित्यानंद तिवारी जी ने बड़े प्रयत्न से, बड़े मनोयोग से हमें पढ़ाया, और वो बीज हम लोगों में शायद डालने का प्रयत्न किया उन्होंने, और उसको मैं सोचता हूँ कि मैं आगे उसको पल्लवित करूँ। तो मैं जिक्र कर रहा था, फिर कभी संभव होगा निश्चय ही मैं चाहूँगा कि कभी आपके यहाँ आऊँ भी, और सबसे, क्योंकि आपका प्रबंध तंत्र और आपके प्रिंसिपल साहब सबको इस माध्यम से
मैं उनको नमस्कार करना चाहता हूँ कि उन्होंने अवसर दिया, आपके माध्यम से मुझे अवसर मिला ये करने का। लेकिन जो चीज़ें अभी कुछ रह गई हैं मैं कुछ कह सकूँ। तो मैं जिक्र कर रहा था कला की जरूरत किताब, अर्नस्ट फिशर की किताब है। उसमें वो लिखते हैं कि कला सुलाए या रोशनी डाले, वह यथार्थ का ऐसा वर्णन कदापि नहीं होती जैसे रोग का निदान मात्र हो। उसका काम तो हमेशा संपूर्ण मनुष्य को प्रभावित करना होता है। ये संपूर्ण मनुष्य की जो भावना है, जहां मैं का अन्य लोगों के जीवन से तादात्म्य स्थापित करने में समर्थ बनाना होता है। हम साहित्य पढ़ ही क्यों रहे हैं? कोई कहता है अरे हिंदी पढ़ते हो क्या? ये हमारा साहित्य ही है जो लोगों से जोड़ने का कार्य सिखाता है, तादात्म्य स्थापित करने का। जहां मैं अपना विगलित होकर के सर्वस्व में एकमेक होने की परिकल्पना, ये हिंदी साहित्य की देन है, या कहिए कि साहित्य की देन है, जिसमें अंग्रेजी और जो भी आप लैंग्वेज जिसको बोले, संस्कृत हो या अन्य विदेशी भाषाएं, सारे साहित्य में ये मैं को विगलित, मैं को छोड़ने, सूरदास बार बार कहते हैं, ठीक ना, कि अपनपो आपन ही विसरियो। जब तक हम अपने आप को बिसराते रहेंगे, हम क्या हैं, हम ब्रह्मास्मि, ये भावना हम लोगों के अंदर है। और ये जब जिस दिन हम जान जाते हैं कि मैं हूँ, ये हूँ, प्रसाद जी का साहित्य यही जगाने का प्रयत्न करता है। जब वो अरुणिया मध्य देश हमारा की बात करते हैं, या प्रयाण गीत में जब वो लिखते हैं कि हिमाद्रि तुंग सिंह से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती। तो ये जो भारती हमें पुकार रही है, भारत माता हमें पुकार रही है, अर्थात वह व्यक्ति जो साहित्यकार है, वह अपने जनों को, अपने लोगों को एक ऐसे लक्ष्य की तरफ ले जाना चाहता है जहां सभी लोग एक स्वर में उस चीज को प्राप्त करने के लिए प्रयत्नशील हों, जिसके माध्यम से सबका जीवन समरस, सुखमय और दुख से रहित होगा। इसलिए वो कहते हैं कि यह जो नीड़ मनोहर कृतियों का, जिसका मैंने शुरुआत में भी जिक्र किया था, यह नीड़ मनोहर कृतियों का यह विश्व कर्म रंग स्थल है। तो विश्व को रंगस्थल मानने और उस रंगस्थल में अपना पाठ अदा करने, अपने सर्वस्व देने की जो परिकल्पना है, वो भारतीय साहित्य या खासकर प्रसाद जी के साहित्य में मिलता है। जहाँ जिसका मैंने जिक्र किया, उनके कामना नाटक में, जैसे कामना, लालसा, लीला, करुणा आदि जो मनोविकार हैं, वो मनोविकार सीधे सीधे आप कामायनी के पात्रों में भी देखते हैं। और वे सारे पात्र, चाहे जिसको हम ईड़ा के माध्यम से थोड़ा घृणित कह लेते हैं, या कहो कि खलनायिका के रूप में प्रारंभ में हम इसे देखते हैं, लेकिन वो कहीं ना कहीं एक सुंदर प्रदेश बसाने में जिसका अत्युत्तम योगदान है, जो मानव की सृष्टि की अच्छी वाहिका बनती है। तो ऐसे साहित्य की परिकल्पना जिसमें खल पात्र भी अच्छे कार्यों में बाद में लग जाएं, जिसके चरित्र कहीं दिग्भ्रमित हों वो भी सत् कार्यों में लग जाएं, ऐसी परिकल्पना, ऐसे आदर्श की परिकल्पना प्रसाद के साहित्य में मिलता है। प्रसाद जी उन अपने समकालीनों से इसी मामले में भिन्न हैं कि अन्य लोगों ने जो सामाजिक विषमता मिटाने के लिए, खासकर निराला ने जैसे क्रांति की बात की, प्रसाद जी उसको क्रांति के माध्यम से नहीं, व्यक्ति का हृदय जीत कर, एक दूसरे पर हावी होकर के नहीं, एक दूसरे का होकर, ऐसी परिकल्पना जिसमें कहीं कोई मार काट नहीं, कोई लूट नहीं, कोई चित्कार नहीं, आसानी से एक दूसरे का हो जाना या एक दूसरे के लिए हो जाने की बात, ये प्रसाद साहित्य की परिकल्पना है, या प्रसाद साहित्य की देन। प्रसाद जी, जैसे मैं प्रारंभ में कहूँ कि
जो हमारा आज का टॉपिक है अरुणिया मधुमेह देश हमारा। तो ये मधुमेह बार बार मैं इस शीर्षक की तरफ इसलिए जिक्र कर रहा हूँ कि मैडम ने जो टॉपिक चुना वो अपने आप में एक गीत होते हुए इस पूरे देश की कहीं ना कहीं पूरे देश की छवि को प्रस्तुत करता है। ये पूरा देश इसमें दिखाई देता है इस गीत में। ये केवल एक गीत नहीं, इस पूरे हमारे संस्कार, इस भारतीयता या इस भारत के गौरव का एक आख्यान है सर। इसका मैंने ये अपने आप में जो भी बहुत सही सर, आपका आशीर्वाद रहा और आपने मार्गदर्शन दिया हमको, जिसके लिए मैंने ये टॉपिक चुना, क्योंकि आपने मेरे ऊपर डाल दिया था कि मैडम आप टॉपिक लेके आइए। अब देखिए ये मैं भी असमंजस में था, लेकिन जो आपने इस चुना तो आपने वैसे ही देखिए इस गीत की महिमा देखिए कि पूरा भारतवर्ष इस गीत में, एक गीत में किस प्रकार से बड़ी कवि की यही तो विशेषता है। एक ऐसी जैसा मैंने जिक्र किया था कि लोंजाइनस का जिक्र किया था कि बड़ी रचना क्या करती है, सम्मोहित कर लेती है। और जो सम्मोहित ऐसा सम्मोहन होता है कि जिससे बाहर आदमी निकल ही नहीं पाता। ये प्रसाद की ये कविता इतनी बड़ी है और इतना सम्मोहक प्रभाव है इस कविता का कि इससे कोई भी आज तक निकल ही नहीं पाया है। ये पीढ़ियां दर पीढ़ियां पढ़ता रहेगा आदमी, लेकिन इससे निकल पाए तो दिखाए, ये संभव ही नहीं। इसको अभी सर हमारे जब ये समापन की तरफ अभी हम बढ़ेंगे तो मैंने इसका जो है रखा है, इसका वीडियो रखा है बच्चों को सुनाने के लिए, क्योंकि कविता जो पढ़ने का है, जो गाने के ढंग से सुनने का है, हर का मतलब बड़ा अलग अलग भाव आता है सर। तो हमने कहा ये तो व्यक्ति सापेक्ष है। जी सर, बहुत बढ़िया, अभी सुनाऊंगी इनको। और हमारे सर 2 बच्चे जो हैं सर अभी मतलब और सर और कुछ है अभी आगे कि आपको बच्चे कहूं कि अब आगे का जो भी कुछ बचेगा वो मैं सोचूंगा कि भाई यदि कोरोना ने थोड़ा सा ढील दी तो कभी आपके यहाँ ही आवे सर। एक बार हम और रखेंगे अपने बच्चों के साथ आपकी मुलाकात, और हम एक बार करवाना चाहेंगे। नहीं, मैं स्वयं चल के आऊंगा आपके पास तक। पक्का सर। हमारे 2 बच्चे हैं, एक दुष्यंत है और एक अनस, वो हमें मैसेज भेज रहा है, उसको कुछ बोलना है आपके लिए, उसके बाद मैं थैंक यू बोलूंगी। दुष्यंत अपने को अनम्यूट करो बेटा। जी मैम। हाँ बेटा। सर गुड आफ्टरनून। हाँ गुड आफ्टरनून सर मैं कुछ बोलना चाह रहा हूँ। कदम दर कदम सहारा है आपका हमेशा मुझे, इसलिए इसके लिए नमन और आभार आपका। दिन प्रतिदिन आप हमें ज्ञान देते रहे, यही है निवेदन हमारा। धन्यवाद सर। तो आपने हमारे लिए कसीदे कर दिए भाई, कसीदे कर दिए। और अनस, एक बच्चे का और मैसेज आ रहा है सर। अनस अपने को अनम्यूट करो। एक बच्चे का मैसेज आ रहा है सर, मोबाइल में आ रहा है कि कुछ बोलना है। ठीक है, तुम्हें भी मौका भी दिया जाएगा। दुष्यंत जी आपको विशेष धन्यवाद। आपने ज्ञान भरी बातें बताकर हीरा बना दिया। कैसे शुक्रिया अदा करूं आपका, जो आपने जयशंकर प्रसाद के बारे में बता दिया। देखो भाई अनस जी, ये साहित्य जगत है, इसमें हम तो क्या है, बस उनको पढ़ने का आज तक प्रयास कर रहे हैं। 50-52 साल की उम्र हो गई, अभी तक कुछ जानने का, अभी तो दशमांश भी नहीं जान पाए उनको प्रसाद को। एक साहित्यकार को जानने का जीवन बिता दे आदमी, फिर भी एक साहित्यकार, जो ऐसे साहित्यकार है जिनके लिए हम कहते हैं कि जिनकी रचना सम्मोहन पैदा कर देती है। जी सर, मुझे भी यही लगता है सर कि इन बच्चों को जयशंकर प्रसाद जी के जीवन से बहुत कुछ शिक्षा लेनी चाहिए। कि जैसा कि इनका था कि बताते हैं कि अब बेटा ध्यान से सुनना, क्योंकि तुम्हारे लिए बहुत कुछ प्रेरणा की चीजें हैं इसमें, कि बनारस के सुगमी साहू घराने में वह पले बढ़े और पूरा परिवार, मतलब एक समय बहुत अच्छा उनका व्यापार चल रहा था, अच्छे खासी हैसियत वाले थे, लेकिन अपनी व्यावसायिक हैसियत गंवाकर कर्ज के पहाड़ के नीचे दब चुके। उस समय प्रसाद जी सिर्फ 12 वर्ष के थे, जैसा कि सर ने भी बताया था, और उनके पिता की मृत्यु हो गई। पिता की मृत्यु के बाद घर में बड़ा कलह और क्लेश परिवारों का, रिश्तेदारों का चलता रहा, जैसा कि मैंने पढ़ा है। कहते 3 साल बाद उनकी माता की भी मृत्यु हो गई। फिर उनके जो बड़े भाई थे शंभू रतन, उनका भी देहांत हो गया। अब 17 वर्ष की आयु में पूरे परिवार का बोझ जयशंकर प्रसाद जी के ऊपर आ गया, कंधे पर आ गया। लेकिन उन्होंने अपने हालात से हिम्मत नहीं हारी। तो
वो जब उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और आज देखो तब पर भी रचनाएं लिखते रहे, हमारे लिए उन्होंने कितनी बड़ी एक मतलब साहित्य के क्षेत्र में कितना बड़ा उनका देन है कि जिसको आज भी हम पढ़ रहे हैं, याद कर रहे हैं और सालों से साल आने वाली पीढ़ियां भी पढ़ती रहेंगी, याद करती रहेंगी। हालात बहुत मतलब कि बुरी हालात बहुत ज्यादा उनके विपरीत चल रही थी परिस्थितियां, लेकिन हार नहीं माने। वैसे हमें भी जिंदगी से कभी भी, जिंदगी है अप्स डाउन लगे रहे, जिंदगी में उतार चढ़ाव आते रहेंगे, कभी हार नहीं मानना है, बल्कि उन परिस्थितियों से लड़कर आगे बढ़ना ही हमारे जीवन का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। सर इस बात से सहमत हैं? नहीं, बिल्कुल सहमत हैं। जो मैं कहा था प्रारंभ में कि जो 9 साल की उम्र में जो साहित्य रचना का अंकुर उनके अंदर जो पनपा था, जिसको उन्होंने समस्या पूर्ति के रूप में अपने गुरुजी को दिखाया था और जो आशीर्वाद गुरुजी द्वारा मिला था, तो वो मैं कहूँ कि अर्जुन की भांति उन्होंने उस महाकाव्य या महाकवि होने की तरफ अपना लक्ष्य रखा और उसको प्राप्त करने के लिए विकट परिस्थितियां जो सामाजिक और जो पारिवारिक आती रही, जैसा आप जिक्र कर रही हैं, ये इन सारी परिस्थितियों में वो लक्ष्य कभी उनकी आंखों से ओझल नहीं हुआ। जी सर। वो हमेशा वो अध्यवसाय भारतीय संस्कृति का, मतलब पुराणों से लेकर के और पाश्चात्य संस्कृति तक का उन्होंने अध्ययन किया। इतना विशद अध्ययन था जिसको हजारी प्रसाद द्विवेदी एक जगह लिखते हैं, मैं कोट भी किया हूँ, कि केवल उनका अध्ययन के लिए नहीं था, बल्कि मनुष्य के उद्धार और उन्नयन के लिए। तो इतना कुछ उन्होंने अपने जीवन को खपाया, पढ़ा लिखा केवल मनुष्यता के उद्धार के लिए। और ये मनुष्यता की परिकल्पना उनके अंतिम काव्य या कहें कि महाकाव्य में एकदम जाकर के घनीभूत हो जाए। जिस तरह से पीड़ा के घनीभूत होने की बात वो करते हैं, वैसे ही मनुष्यता का घनीभूत स्वरूप भी कामायनी में दिखाई देता है। और मनुष्यता का घनीभूत स्वरूप वही है कि जब हम समरस, जैसे वो कहते हैं कि समरस थे जड़िया चेतन, आनंद अखंड घना था। तो जब समरसता की स्थिति में जब हम आएंगे तो आनंदमय स्थितियां, और इसी आनंदमय स्थिति की परिकल्पना प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक समाज, प्रत्येक राष्ट्र करता है। इसीलिए प्रसाद जी एक बड़े साहित्यकार हैं, क्योंकि मानव अपने जीवन काल में वो जब पैदा लेता है और जब अंतिम यात्रा पर जाता है, वह तब से लेकर के प्रारंभ से लेकर अंत तक उसकी यात्रा सौंदर्य या आनंद की यात्रा है। और उस यात्रा को जो प्राप्त कर लेता है वो सुखी है, वही उसका उद्देश्य था, उसको उसका प्राप्य उसे मिल जाता है। प्रसाद जी ये सिखाते हैं कि आप संघर्ष करते रहिए, आपका प्राप्य एक दिन अवश्य मिलेगा। मैं जितने लोग हमारे साथ जुड़े रहे जी सर, उन सबका धन्यवाद ज्ञापन करना मेरा उद्देश्य है कि भाई चाहे जिस रूप में भी, जैसे भी आप लोगों ने मुझे सुना, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। और उत्कंठा इतनी है कि मैं कभी आप लोगों के बीच सर मैक्सिमम हमारे कॉलेज में जो वेबिनार हुई है, सबसे ज्यादा हमारे वाले वेबिनार में बच्चे आए हैं सर, और बहुत ध्यान पूर्वक, बड़े शांति पूर्वक सुना उन्होंने। ये मतलब इस बात की बड़ी शुक्रिया मैं अदा करती हूँ बच्चों को। ये आपका प्रयास है और बच्चों के अपने ललक है। देखिए कई बार होता है कि बहुत सारी चीजें बोली जाती हैं जी सर, किसी को कुछ याद रह जाता है जी सर, लेकिन जिस प्रकार से गंगा नदी से हर कोई गंगा नदी में स्नान नहीं करता। जी सर, जाते हैं लोग, गोमुख जाते हैं, गौरीकुंड जाते हैं, हरिद्वार जाते हैं, वहां से कनस्तर में जल ले आते हैं जी सर, और ले आकर के और टब में डाल करके 2-4 बूंद या 1 गिलास और नहा लेते हैं, मानते हैं कि गंगा जल में स्नान कर लिया। जी सर, ये जो 1 घंटे में जो हमने सुना या गुना, उसमें से कोई एक शब्द भी हमारे काम आ जाए, जी सर, गंगा जल जैसा ही है। जी सर, ये बात सही है। बच्चों ने ऐसा प्रयास किया, सुना मुझे, ये सभी धन्यवाद के पात्र हैं। जी सर, जो मेरे सहयोगी सुन रहे होंगे वे भी धन्यवाद के पात्र हैं। और विशेष रूप में आपका धन्यवाद कि आपने हमें चुना, हमसे कुछ 2 शब्द कहलवाए। कि मैं कुछ पारिवारिक व्यस्तताओं के चलते उस रूप में
तैयार नहीं हो पाया था वास्तव नहीं नहीं सर, बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। और सर अंत में मैं यही कहना चाहूंगी कि सर आपके प्रेरणादायी, ज्ञानदायी वक्तव्य से हम सभी छात्र, हम और हमारे साथी और हमारे छात्र बहुत लाभान्वित हुए। उनकी यही आशा कामना है कि एक बार सर आप प्रत्यक्ष रूप से हमारे कॉलेज में आए, आशीर्वाद अपना दें। और अंत में मैं ये कहना चाहूंगी कि हमारे प्रोफेसर डॉक्टर साहब सर नया रास्ता दिखाते हैं, सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं बल्कि नई दृष्टि से, नई सोच से जयशंकर प्रसाद की रचनाओं के विषय में बताते हैं। तो सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद।